Thank you so much, Chetan Bharat Learning, for your support. The faculty is they're really experienced, Chetan sir and all the other faculties. I had a very good experience with CBL team. The mock interview was very helpful. Thank you CBL. Thank you so much CBL. अच्छा experience है. Thank you. Come to CBL for your HCS preparation. They have helped me through prelims, mains and now interview. 21 मई को होने वाले हरियाणा HCS के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब हम कर सकते हैं वो है मैक्सिमम MCQ प्रैक्टिस। आपको अपनी नॉर्मल रिवीजन भी MCQ प्रैक्टिस के थ्रू ही करनी चाहिए। चेतन भारत लर्निंग में हम स्टूडेंट्स को डेली 3 पोर्शंस में MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं। पहली करंट अफेयर्स, जिसमें हम डेली MCQs के थ्रू लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। दूसरा स्टैटिक जनरल स्टडीज़, जिसमें हम सभी सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, हरियाणा जीके, ये सारे सब्जेक्ट्स को MCQs के थ्रू कवर कर रहे हैं। और तीसरा डेली CSET MCQ प्रैक्टिस। थ्रू दिस डेली MCQ प्रैक्टिस हम स्टूडेंट्स को मोर देन 6000 MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं, which should ensure their best result in Haryana HCS prelims exam. This video is part of that initiative only, which is going on in both Hindi medium as well as in English medium. To watch the complete video, enroll now by calling on the number given below or visiting our website www.chetanbharat.com. The link is given in the description as well as in the pinned comment. Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to our MCQ Sprint Series. आज हम शुरू करेंगे जुलाई मंथ, जिसमें हम सारे करंट अफेयर्स करेंगे थ्रू MCQs। तो जो भी चीज़ें न्यूज़ में रही थी, जो भी क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं करंट अफेयर्स में से, उनको हम डिस्कस करते हैं और साथ में ही देखते हैं कि व्हाट इज़ द बेसिक बैकग्राउंड, कि इन क्वेश्चंस के पीछे की जो स्टोरी है वो क्या है, और क्वेश्चन अगर ये नहीं आता है तो इसके आसपास का जो भी चीज़ें हैं वो आ सकती हैं या नहीं आ सकती हैं, उसके बारे में भी देखेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं फर्स्ट MCQ के साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज बिकेम कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ द SCO फॉर 2022-23? कि इस साल के लिए कौन सी ऐसी सिटी है जो कि टूरिज्म और कल्चरल कैपिटल बनी है? हमें पता है जो SCO है उसमें टोटल अभी कितने मेंबर्स हैं? 8 मेंबर्स हैं। चाइना है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, रशिया है और ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड अभी जो सबसे रिसेंटली ऐड होगा दैट कंट्री वुड बी ईरान। तो अभी जो 2023 वाली मीटिंग होगी ना, तो उसमें ईरान वुड बी ऑफिशियली इंक्लूडेड अंडर दिस SCO। हमें ये पता है शंघाई 5 थी इस टाइम पर, उज्बेकिस्तान के ऐड होने के बाद 2001 में SCO बन गई। इकोनॉमिक, मिलिट्री, पॉलिटिकल एक यूनिट है, ये ऑर्गेनाइजेशन है कि जो पूरे वर्ल्ड में टेररिज्म को रोकने के लिए, एक स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए काम करती रहती है, जिसमें इंडिया, चाइना और पाकिस्तान तीनों ही जो कंट्रीज हैं वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसमें अब क्वेश्चन अब ये है कि कौन सी सिटी बनी है कैपिटल कल्चरल और टूरिज्म बेस्ड। तो ऑप्शंस आपके वाराणसी, उज्जैन, जयपुर या नन ऑफ दी अबव। तो इसलिए तो ये तो खास बात है कि इस बार इंडिया की ही कोई सिटी है जो कि कैपिटल सिटी बनेगी रिगार्डिंग टूरिज्म और कल्चर, लेकिन अब वो है कौन सी, ये क्वेश्चन है। तो आंसर इज ए, वाराणसी। वाराणसी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। और साथ में आप ये भी ध्यान रखेंगे जो G20 की अलग अलग मीट्स हो रही हैं वो कहाँ कहाँ पर हो रही हैं, कि टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की जो मीट है G20 की वो कहाँ पर हो रही है, क्या वो भी वाराणसी हो रही है? अगर यस तो आप लिख लो साथ में, और अगर नहीं हो रही है तो फिर कहाँ हो रही है ये पता होना चाहिए हमें। G20 के साथ वैसे ही B20, ऐसे ही आपका यूथ 20, विमेन 20, ये सारी जो मीटिंग्स है ना G20 के साइडलाइंस पर हो रही सारी की सारी है। तो ये कौन सी सिटी में होंगी ये आपने ध्यान रखना है साथ साथ। ठीक है, इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2022। रिसेंटली ही अभी UN की तरफ से एक रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया है कि जो इंडिया है दैट हैज ऑलरेडी बीन सरपास्ड, मतलब दैट हैज ऑलरेडी सरपास्ड चाइना इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो हम लोग अब जो है पूरे वर्ल्ड के सबसे टॉप नंबर 1 कंट्री हैं विद मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, विद ओनली 2.4% ऑफ एरिया ऑफ टोटल अर्थ, है ना। मतलब अगर हम लैंड की बात करें तो 2.4% एरिया ही है हमारे पास, और हमारे पास अराउंड 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है। तो ये रिपोर्ट आई थी। ऑप्शन नंबर 1 देख लेते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रिगार्डिंग। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 12th of July एवरी ईयर। देखो जुलाई का हम मंथ कर रहे हैं तो जुलाई में तो मनाएंगे ही, लेकिन
इट इज़ नॉट 12 जुलाई, इट इज़ 11 जुलाई। आप इसको याद कर सकते हैं, 1 + 1 है ना, 1 और 1 11, तो हम लोग बहुत ज़्यादा हैं अमाउंट में अब बाकी और सभी नेशन से, तो 11 जुलाई को हम लोग ये हर साल ये डे मनाते हैं। सेकेंड, द थीम फॉर दिस ईयर इज अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन। 2011 की अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में 7 बिलियन के अराउंड पीपल थे, लेकिन अब टोटल हो चुके हैं 8 बिलियन। टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट फ्यूचर फॉर ऑल, हार्नेसिंग अपॉर्चुनिटीज एंड इंश्योरिंग राइट्स एंड चॉइसेस फॉर ऑल। जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतनी ही ज़्यादा दिक्कतें भी बढ़ती हैं, उतनी अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती हैं ऑब्वियसली। तो दोनों को ही आपने कैसे बैलेंस करके रखना है, कैसे सामंजस्य बनाना है, दैट इज़ द चैलेंज। तो बेसिकली यही आपकी थीम भी है कि आपने हार्नेस करना है सारी अपॉर्चुनिटीज़ को, और सभी को उनके राइट्स और उनके जो चॉइसेस हैं वो उनको एक्सरसाइज करने के यू शुड गिव देम फ्रीडम। तो ये बात सही है कि हाँ ये थीम है, और ये गलत है। पूछा गया आप लोगों से करेक्ट, तो आंसर रहेगा आपका बी, 2 ओनली। ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और जो हम रिपोर्ट की बात कर रहे थे, दैट रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड बाय यूएन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, UNFPA। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 1, इट वॉज डिजाइन्ड बाय इंडियन फ्रीडम फाइटर पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने ही जो है हमारे नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किया था। जो डिज़ाइन हम देखते हैं कि ट्राई कलर है, बीच में अशोक चक्र है, 24 उसमें लाइंस हैं, तो वो सब जो चीज़ें हैं ये इन्होंने ही डिज़ाइन किया हुआ सारा का सारा। Second, National Flag Day is celebrated on 22nd of July. As this day, the national flag is adopted in 1947. आपको ध्यान होना चाहिए नॉर्मली कि हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया अपना, टोटल हमारे काफ़ी सारे महीने लग गए उसको बनाने में, काफ़ी सारे साल लग गए, 2 साल लग गए अराउंड। तो हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 को। वो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। वैसे ही हम लोगों ने क्या किया है ना कि नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया था, तो वो नेशनल फ्लैग हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 22 ऑफ जुलाई 1947 में ही अडॉप्ट कर लिया था, मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो उससे पहले ही हम लोगों ने अडॉप्ट किया था। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली क्या होता है, हमें लगता है कि सब चीज़ें इंडिपेंडेंस के बाद ही अडॉप्ट की गई हैं, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये नेशनल सॉन्ग हो गया, नेशनल फ्लैग हो गया, ये सब हम लोगों ने इस दिन के दौरान ही सारी अडॉप्ट कर ली थे। तो ये बात भी आपकी सही है। और पूछा गया आप लोगों से इनकरेक्ट पूछा है। देखो, दोनों चीज़ें पता होने के बावजूद भी क्वेश्चन हमारा गलत हो सकता था अगर हम लोगों ने ये इनकरेक्ट शब्द नहीं सुना या देखा होता तो। ठीक है, तो अब तो देख ही लिया हम लोगों ने। तो इनकरेक्ट पूछा है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। आंसर रहेगा आपका डी, नाइदर 1 नॉर 2। ठीक है, चलिए, तो ये है आपका आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे। अच्छा, रिसेंटली भी एक ना कुछ सारे फ्लैग कोड्स भी हम लोगों ने चेंज किए थे। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग रात में जो नेशनल फ्लैग है उसको हॉइस्ट नहीं कर सकते, लेकिन अभी हम 75th इंडिपेंडेंस डे मना रहे थे जब, तब पूरे दिन रात हर घर तिरंगा कैंपेन सुना होगा आपने, तो उस दौरान भी पूरे 24 घंटे आप घरों के ऊपर अपना तिरंगा जो है लहरा सकते थे। तो इसीलिए वो भी एक कोड में चेंज किया गया था। इंडिया में देयर इज अ फ्लैग कोड कि इसके दौरान ही, इसके तहत ही आप सारी चीज़ें करेंगे विद नेशनल फ्लैग। तो अगर कोई भी आप इसकी वायलेशन करते हैं तो दैट इज़ पनिशेबल ऑफेंस। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, डिफरेंट फ्लैग कोड्स हैं हमारे पास, उसमें अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग रेगुलेशंस हैं, दैट इज़ टू बी फॉलोड। नेक्स्ट बात करेंगे, मैच द फॉलोइंग वर्ल्ड मैंग्रोव डे या ग्लोबल टाइगर डे। देखिए, वर्ल्ड मैंग्रोव डे हम मनाते हैं 26 ऑफ जुलाई को। यस, ग्लोबल टाइगर डे हम मनाते हैं 29 ऑफ जुलाई को। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है अभी क्योंकि रिसेंटली ही जो ग्लोबल टाइगर सेंसस है 2023 वाला, वो रिलीज किया है हम लोगों ने। पहले डेटा जो हम याद करते थे वो 2018 का याद करते थे कि इंडिया में 2967 नंबर ऑफ टाइगर्स हैं। 18 का डेटा है ये। अब डेटा आ गया है रिसेंटली अभी 2022 का। 2022 में सेंसस हुआ था। अब हमारे पास है टोटल 3167 नंबर ऑफ टाइगर्स, और भी बढ़ गए हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे टाइगर रिजर्व्स हैं जहाँ पर पहले टाइगर्स नहीं देखे गए थे, अब वहाँ पर भी टाइगर्स आ गए हैं। तो मध्य प्रदेश अगेन रिमेन्स एट द टॉप इन नंबर्स ऑफ टाइगर्स। तो वो तो ठीक बात है। और ये दोनों ही जो डे है हम सही डेट्स लिखी हुई हैं। पूछा गया आप लोगों से करेक्ट, तो आंसर रहेगा आपका सी, बोथ 1 and 2। और मैंग्रोव क्या होते हैं हमें पता ही है।
मैंग्रोव बेसिकली आपके वो पेड़ हैं जो आपको कोस्टल एरियाज में देखने को मिलेंगे, जो कि आने वाले सुनामी की तीव्रता को कम कर देते हैं, जो आने वाले साइक्लोन की हवाओं की जो गति है उसको स्लो कर देते हैं। बायोडाइवर्सिटी के रहने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, उससे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं उन पेड़ों की, तो उनसे हम ड्रग्स वगैरह भी बना सकते हैं। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, इसीलिए लोगों को अवेयर करने के लिए कि अपने यहाँ पर जितने भी मैंग्रोव के ट्रीज़ हैं उनको आप बचाइए, क्योंकि इकलौते ऐसे ट्री हैं जो सॉल्टी वाटर में भी उग जाते हैं। अदरवाइज नॉर्मली जो वेजिटेशन है दैट इज़ नॉट फिजिबल इन सॉल्टी वाटर। तो ये भी एक तरीके का अडेप्टेशन है ऑफ दीज ट्रीज। तो दोनों ही बातें सही हैं, आंसर आपका सी हो गया, बोथ 1 and 2 इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग, कि स्टार्टअप कितने ज़्यादा आपने प्रमोट करे हैं अपने स्टेट में। तो ये जो पूरी की पूरी चीज़ें हैं, ये रिपोर्ट है, ये पब्लिश करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, क्योंकि बेसिकली अल्टीमेटली हम ट्रेड की ही बात कर रहे हैं एंड दिस मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेडिंग, है ना। तो इसीलिए ये रिलीज करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 अगर हम देखें, इट इज रिलीज बाय नीति आयोग। नहीं, नीति आयोग तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है सरकार के लिए। तो ये जो रैंकिंग है दैट इज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एक तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, गुजरात एंड कर्नाटका वर द बेस्ट परफॉर्मर अमंग ऑल दी स्टेट्स। देखिए नॉर्मली क्या है, स्टार्टअप्स ये उन जगहों पर ज़्यादा होते हैं जहाँ पर ट्रेडिंग की फिजिबिलिटी ज़्यादा होती है, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा होता है, रोड्स अच्छी बनी होती हैं, सरकार की जो तरफ से सिंगल विंडो क्लियरेंस होती है हर चीज़ों के लिए, लाइसेंस लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा चक्कर नहीं काटने पड़ते। तो वो सब चीज़ें जहाँ पर अच्छी हैं वहाँ पर ही स्टार्टअप्स भी अच्छे हैं। जहाँ पर लोग पढ़े लिखे हैं, जिनको लगता है कि वो ये ऐप बना सकते हैं, वो ये काम कर सकते हैं, तो स्टार्टअप्स के लिए बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज का होना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो गुजरात और कर्नाटक की अगर हम बात करें तो ये दोनों स्टेट्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है एंड एज सच दे आर दी बेस्ट परफॉर्मर अमंग ऑल द स्टेट्स। चाहे वो ऑल द स्टेट्स हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, चाहे वो लार्जेस्ट स्टेट्स हैं, चाहे वो यूटीज़ हैं, हर किसी में दीज आर दी बेस्ट परफॉर्मर्स। एंड पूछा भी क्या है आप लोगों से, करेक्ट। तो फर्स्ट तो इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, तो आंसर वुड बी बी, 2 ओनली। ध्यान रखेंगे। और ये रिलीज क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपके बेस्ट परफॉर्मर्स, टॉप परफॉर्मर्स, लीडर्स, एस्पायरिंग लीडर्स और इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम्स, ये आपने नहीं याद करने, आपने बस ये 2 याद करने हैं। और अगर आप पंजाब का पेपर दे रहे हैं तो पंजाब का पता हो आपको कि पंजाब है लीडर्स में। अगर आप हरियाणा का पेपर दे रहे हैं तो आपको पता हो कि जो हरियाणा है वो है आपका कहीं ना कहीं तो हमें मिलेगा, मतलब अगेन एस्पायरिंग स्टेट्स में भी है कि वहाँ स्टार्टअप्स इन पूरी कैटेगरीज में भी ना आए, क्या पता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर स्टेट को आपने रैंक देना ही देना है। तो जिस भी स्टेट की आप तैयारी कर रहे हैं अगर वो इसमें है तो वो आपने याद कर लेना है, और अगर वो नहीं है तो रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जिस भी चीज़ की तैयारी करेंगे उसका ध्यान रख लेंगे। और अगर हम इस पूरे इंडेक्स की पैरामीटर्स की बात करें तो देखो स्टार्टअप्स के लिए क्या चाहिए, क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, सरकार का सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट, आपके यहाँ पर इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप कि आपके यहाँ पर लोग कितने इनोवेटिव हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की जो भावना है आपके यहाँ पर कितने लोगों में है जो स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, तो वो सब। एक्सेस टू मार्केट, आपने प्रोडक्ट बना लिया, अब कोई खरीदेगा नहीं तो फायदा क्या हुआ, तो एक्सेस टू मार्केट शुड बी देयर। इंक्यूबेशन सपोर्ट कि आपके पास आइडिया है लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तो देयर शुड बी इंक्यूबेटर्स जो आपको सहायता करें, जो आपको टेक्नोलॉजिकल मटेरियल प्रोवाइड करें। और फंडिंग सपोर्ट, पैसे नहीं है तो फिर फंडिंग सपोर्ट भी कोई ना कोई एंजल इन्वेस्टर हो या वेंचर कैपिटल फंड्स हो उसमें से आपको मिले। एंड मेंटोरशिप सपोर्ट टू कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इनेबलर्स कि जैसे नॉर्मली क्या होता है ना, गाइडेंस की बड़ी ज़रूरत होती है कि आप पढ़ तो रहे हैं, आप काम तो कर रहे हैं, बट एक जो पर्सन है जो जिस फील्ड में काम कर रहा है उसको एक्सपीरियंस है, अगर वो आपको गाइड करता है तो कहीं ना कहीं चीज़ें सॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं। तो जो दिमाग में खिचड़ी सी पकी होती है वो तार सुलझ जाता है थोड़े से, तो गाइडेंस बड़ी ज़रूरी है। तो मेंटोरशिप भी इसमें वन ऑफ दी फैक्टर्स है जिसमें अगर स्टेट में इन 6 के 6 पैरामीटर्स में अच्छी रैंकिंग है, अच्छा सपोर्ट मिलता है स्टार्टअप्स के लोगों को, तो फिर रैंक आपका अच्छा होगा। और इसमें गुजरात प्लस कर्नाटका इज एट दी टॉप नाउ। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। ये हम कब मनाते हैं देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 29th of July एवरी ईयर। देखिए स्टैटिस्टिक्स डे होता है जहां पर हम डेटा की बहुत बात करते हैं कि अगर हमारे पास डेटा ना हो तो वी आर अनेबल टू लॉन्च पॉलिसीज, बिकॉज इफ वी डोंट नो दैट क्या लोगों के पास किस चीज़ की कमी है तो उन्हें हम प्रोवाइड क्या करेंगे। तो डेटा शुड बी देयर, सर्वे शुड बी देयर। तो इसके रिगार्डिंग ही हम हर साल 29th of June को सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। Second, it is celebrated to honor the contribution of late Professor P.C. Mahalanobis in the field of statistics and economic planning. ये जो है ये इनको हम बोलते हैं कि इन्होंने सेकेंड 5-year प्लान भी डिज़ाइन किया था और सोचा था, उसका मॉडल इन्होंने ही दिया था, जिसमें हमने इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करी थी और इसके बाद ही जो इंडिया है उसमें इंडस्ट्रीज का जो लेवल है वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो उन्हीं के ही कंट्रीब्यूशन को याद करने के लिए हम लोगों ने ये जो डे है उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया है। ठीक है, तो ये बात सही है, पूछा आप लोगों से, करेक्ट है। तो आंसर क्या रहेगा आपका? बी, 2 ओनली इज दी आंसर। ठीक है, तो मनाते कब है कि हाँ हम जुलाई के कर रहे हैं, लेकिन जून का क्वेश्चन डाला हुआ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, याद कर लेना, जून में नहीं पूछेंगे उस क्वेश्चन को। तो इंपॉर्टेंट है ऑप्शन बी, ये ध्यान रखेंगे। थीम थी इस साल की डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सभी का डेवलपमेंट हो, एनवायरनमेंट भी बचे, लोग भी बचे रहें, इकोनॉमी भी आगे चल पड़े, उसके लिए वी नीड सम डेटा कि हम कैसे आगे चलें और अब तक हम कैसे चलते आ रहे थे जिससे हम लोग चीज़ें लैक कर रहे थे। तो डेटा शुड बी देयर। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पोएम PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। देखिए नॉर्मली क्या होता है ना, जनरली अगर हम कहें कि ये PSLV है, ये 4 स्टेजेस हैं इसकी, सॉलिड लिक्विड और यहाँ पर रखी हैं ये आपकी मिसाइल्स, सॉरी सैटेलाइट्स, मिसाइल्स नहीं सैटेलाइट्स। तो क्या होता है कि हमने इसको नीचे से लॉन्च किया, ये ऊपर की तरफ गया, जब ये वाला चैम्बर में फ्यूल खत्म हो गया तो ये जो स्टेज है वो टूटकर बाहर चली गई, नीचे गिर गई। सेकेंड वाली फिर फ्यूल कंजप्शन शुरू हुआ, जब ये खत्म हो गया तो फिर नीचे गिर गई ये वाला स्टेज, ये वाला जो भी इक्विपमेंट था, फिर ये नीचे गिर गया, फिर ये नीचे गिर गया। तो नॉर्मली का जब तक ग्रेविटी में हम हैं तब तक ये जो 3 है यही ही फ्यूल कंज्यूम हम कर पाते हैं। जो 4th स्टेज का फ्यूल है वो अल्टीमेटली जब खत्म होता है तो वो चीज स्पेस में ही घूमती रहती है अराउंड दी अर्थ, है ना, तो उससे क्या होता है स्पेस जंक बढ़ता है। तो जनरली हम क्या करना चाहते हैं, ये जो 4th स्टेज है ना, इसको भी हम लोग किसी प्लेटफॉर्म की तरीके से काम कर लें सो दैट कि हमारा रिसर्च में ही काम आ जाए। इसमें हम कोई इक्विपमेंट रख दें जो फोटोज खींचता हो, कोई ऐसा इक्विपमेंट रख दें जिससे कि हम और रेडिएशंस को कैप्चर कर सके। तो इसमें हम 4th स्टेज को अपने लिए बढ़िया बनाना चाह रहे हैं, तो दैट इज बेसिकली दी PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल का टारगेट। Option 1, it is a 4-stage rocket. Yes, it is a 4-stage rocket. Second, the first 3 spent stage will fall back into the ocean and the spent 4th stage would orbit the earth as a stabilized platform. कि हाँ अब से सिर्फ सैटेलाइट जो हमने भेजी है वही ही नहीं, बल्कि जो भी आपका ये 4th स्टेज था वो भी एज ए स्टेबलाइज्ड प्लेटफॉर्म एक्ट करेगा और अर्थ के चारों तरफ घूमता रहेगा। ठीक है, तो पूछा क्या है आप लोगों से, करेक्ट, दोनों ही करेक्ट हैं, आंसर रहेगा आपका सी, बोथ 1 and 2। और अभी रिसेंटली ये किसी प्राइवेट कंपनी का नहीं बल्कि इसरो का ही काम है ये, तो ध्यान रखेंगे, इसरो हैज लॉन्च दिस पोएम, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ ही जो होगा ना कि हमें फाइनल स्टेज पर भी जो हम फ्यूल कंज्यूम कर रहे हैं उसको भी हम किसी न किसी तरीके से यूज कर पाएंगे। तो दैट इज अ काइंड ऑफ कि कम से कम वेस्टेज, रिसाइकल इकोनॉमी को हम काफी सीरियसली लेने की कोशिश कर रहे हैं फिर अब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, हाईटेक एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अभी रिसेंटली एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया गया है, किस कंट्री के द्वारा? देखो नाम से ही क्लियर है कौन से कंट्री में नाम होते हैं ऐसे ऐसे, है ना, चाइना, रशिया, जापान, साउथ कोरिया। आप कहेंगे हर जगह ही हो सकते हैं बिकॉज दी स्टेट्स काइंड्स ऑफ लुक सिमिलर, तो सिमिलर हैं बट सेम नहीं है। आंसर है इसका ए, चाइना। एक ऐसी शिप है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, जिसमें से एयरक्राफ्ट्स लैंड कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं। तो इंडिया में जैसे INS विक्रांत और विक्रमादित्य है ना, वैसे ही इनका ये फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर है।
तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ध्यान रखेंगे इसका हल्का सा। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑपरेशन नार्कोज। ऑपरेशन नार्कोज ना, नार्कोज आप सीरीज से भी याद कर सकते हैं। नार्कोज सीरीज है जिसमें काफी सारे जो ड्रग स्मगलर्स होते हैं उनकी स्टोरी है बेसिकली काफी सारी, तो उसके रिगार्डिंग ही है वैसे भी है। अगर ऑप्शन नंबर 1 देखें, इट इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। लॉन्च हो सकता है क्योंकि हमारे जितने भी एनडीपीएस एक्ट है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ही आते हैं, बट नहीं, इसका आंसर ये नहीं है। इसका आंसर है इंडियन रेलवे, क्योंकि जो रेलवे है उसके थ्रू जो स्मगलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए इंडियन रेलवे ने ये सोचा है कि हम इस ऑपरेशन को चलाएंगे और हम जितने भी ड्रग स्मगलर्स हैं, इलीगल ट्रेड जो कर रहे हैं ड्रग्स का, उनको हम पकड़ेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज रॉन्ग। सेकंड, इट इज अ पैन इंडिया ड्राइव टू मेक पीपल अवेयर अगेंस्ट स्मगलिंग ऑफ नारकोटिक्स थ्रू रेल। सही बात है, जो एक नॉर्मल रेल है जो हर जगह जाएगी और लोगों को बताएगी कि व्हाट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ टेकिंग ड्रग्स, है ना, और किस तरीके से जो ड्रग स्मगलर्स हैं वो आपकी लाइफ के साथ खेल रहे हैं, इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा पुअर सिचुएशन में आप आ जाते हैं इफ़ यू कंज्यूम मोर अमाउंट ऑफ ड्रग्स। तो ये सब जो अवेयरनेस कैंपेन्स हैं वो इंडियन रेलवे के थ्रू ही हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रिवेंशन ऑफ इलीगल ट्रेडिंग भी है इसमें वन ऑफ द कंपोनेंट्स, कि हम कोशिश करेंगे कि कम से कम इलीगल ट्रेड हो, कम से कम ड्रग स्मगलिंग हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। सेकंड रॉन्ग है। पूछा गया आप लोगों से, करेक्ट, तो 2 ओनली इज द आंसर, तो ऑप्शन बी 2 ओनली, ये ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट है, एक अवेयरनेस कैंपेन है और पूरे मंथ चलेगा, ये पूरा ये हर जगह चलेगा पूरे इंडिया में, ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉर्थ इंडिया में, हर जगह पे। ठीक है, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ग्लोबल फिनडेक्स डेटाबेस 2022। फिनडेक्स है बेसिकली आपका फाइनेंशियल इंडेक्स, कि कौन जो पर्सन है वो कैश ट्रांजैक्शन कर रहा है, कौन ऐसा पर्सन है जो गूगल पे यूज कर रहा है या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग डेटा है। ऑप्शन नंबर 1, इट इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। यस, इट इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। जहां पर भी फाइनेंशियल इंडेक्स का आपको नजर आ जाए, समझ लेना यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ही सारा का सारा काम कर रही है। अब क्योंकि पेमेंट्स हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, बैंक के रिगार्डिंग ही होगा, और अगर बैंक है तो ग्लोबल बैंक कौन सा है हमारा, वर्ल्ड बैंक ही तो है। आरबीआई तो सिर्फ इंडिया के लिए है ना, तो वर्ल्ड बैंक तो सभी के लिए है, तो इसीलिए वर्ल्ड बैंक इज द आंसर। सेकंड, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू बेटर अंडरस्टैंड हाउ पीपल यूज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज एंड डिजिटल पेमेंट, कि लोग ना नॉर्मली ऑफिशियली या फिर अनऑफिशियली कितना ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट कर रहे हैं। दैट इज़ बेसिकली द डेटा जो हम अचीव करना चाह रहे हैं, जो हम अक्वायर करना चाह रहे हैं। तो ये बात आपकी सही है कि हम किस तरीके से फाइनेंशियल सर्विसेज, या अगर हमें लोन लेना है या फिर हमें इन्वेस्ट करना है, तो कितना हमें अवेयरनेस है, हमें कितना पता है कि चीज़ों का, कि पैसे कहाँ जाएंगे, कैसे इन्वेस्ट करने हैं, हैक तो नहीं हो जाएगा, ओटीपी किसी को नहीं देना है। तो ये अवेयरनेस जो है हमें है या नहीं है, दैट इज़ टू बी टेकन केयर ऑफ बाय दिस इंडेक्स। पूछा गया है करेक्ट आपसे, दोनों ही करेक्ट हैं। आंसर क्या रहेगा आपका, सी, बोथ 1 and 2। एक तो कोरोना के बाद में, कोविड के बाद में काफ़ी सारे जो आप कह लो कि ट्रांजैक्शंस के मेथड्स हैं वो लिमिटेड हो चुके हैं। कैश ट्रांजैक्शंस खत्म हो गई जनरली, मतलब ख़त्म, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही ख़त्म है, कम हो गई हैं, और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस काफ़ी बढ़ गई हैं। तो कोरोना के ही इम्पैक्ट को हम देखने की कोशिश कर रहे थे थ्रू दिस इंडेक्स। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फील्ड मेडल। Hope you enjoyed this session. To watch the full video, enroll now by calling on the number given below or visiting our website www.chetanbharat.com or downloading our learning app Chetan Bharat Learning.